नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने न्यूज़ 18 न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड ऑन फ्रीडम फाइटर्स लैंड इन यूपी। फार्म ओनर्स इन 300 किलोमीटर्स रेडियस में स्ट्राइक गोल्ड। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं। इस जो आर्टिकल है इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ये जो आर्टिकल है आप सबके सामने, ये MSN न्यूज़ आउटलेट का है। यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ डिस्कवर हो रही होगी या दिख रही होगी। मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व डिस्कवर्ड इन बलिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, हुआ यहाँ पे ये है कि जो क्रूड ऑयल है या जो मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व है वो फाउंड हुआ है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बलिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बलिया है, ये जो बलिया है ये कहाँ पे पड़ता है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वगैरह को भी हम जानेंगे। और ये जो किसके लैंड्स पर या किसके बेसिकली खेतों वगैरह में ये जो लैंड, ये जो क्रूड ऑयल है ये पाया गया है, इसको भी हम पूरी तरीके से जानेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बलिया है, ये जो बलिया है ये बनारस है उत्तर प्रदेश का, जहाँ काशी विश्वनाथ है, वहाँ से ईस्टर्न फ्रंट पे पड़ता है। राइट, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है, और बलिया डिस्ट्रिक्ट के ही एक गांव में, उसका गांव का नाम है सागरपल्ली गांव। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक फार्म ओनर कह लीजिए आप, जिनका वो फार्म वगैरह था, या जो वहाँ पे फार्म ओनर्स के लैंड पर क्या पाया गया, क्रूड ऑयल रिजर्व पाया गया। और इस चीज़ का पता कैसे चला, इस चीज़ का पता ऐसे चला, जो हमारी मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशंस कंपनीज़ हैं जो कि ऑयल वगैरह को एक्सप्लोर करती हैं, जैसे कि वेस्टर्न सोर्स हो गया और समुद्र वगैरह से। जैसे आप सबको एक जानी मानी कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राइट, तो इसने क्या किया, ये 3 महीने से जो गंगा बेसिन है, जहाँ पे मान लेते हैं जो गंगा नदी है वो क्या, जैसे ये मान लेते हैं ये गंगा नदी है। राइट, और यहाँ पे पड़ गया बनारस, है ना, और यहाँ कहीं है बलिया। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी जा रही है यहाँ से, आप सबको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो गंगा नदी है ये इसके आसपास क्या होता है, ये जो लैंड वगैरह रहता है इसको हम कहते हैं बेसिन। बेसिन का मतलब ये होता है कि जैसे ये गंगा नदी जा रही है, राइट, और पानी वगैरह अगर मान लेते हैं बरसात वगैरह ज़्यादा होती है, तो ये जो गंगा नदी है ये जो अपना एज बॉडी है या एज आप इनका बहने का क्षेत्र कह लीजिए, उसको बढ़ाती है। ये मान लेते हैं, जैसे पहले ये मान लेते हैं अभी ऑफशोर गर्मियों के दिन है तो ऑफशोर ये ऐसे जा रही है, लेकिन जब पानी वगैरह गिरेगा तो ये जो क्या होगी, ये फैल जाएंगी, है ना। कई जगह जो आसपास की लैंड है उसमें क्या होगा, पानी वगैरह इनका चला जाएगा, किसका, गंगा नदी का। तो जो ये लैंड के ऊपर पानी वगैरह चला जाता है तो इसी को ही हम कहते हैं बेसिन, है ना। यहाँ पे बेसिन कहा जाता है इसी चीज़ को यहाँ पे। और यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये गंगा बेसिन है इसी के ही आसपास क्या था, इसी के ही आसपास पड़ा यहाँ पे क्या, बलिया। ठीक है, और जो ONGC हमारी कंपनी है, भारतीय की एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती है वो। तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसने क्या किया, उसने ऑयल वगैरह को वो एक्सप्लोर कर रही थी पिछले 3 महीने से। कहाँ पे, गंगा बेसिन के आसपास, जो गंगा नदी का जो भी यहाँ पे बेसिन वगैरह है, यहाँ पे जो उसके आसपास की जो लैंड्स वगैरह हैं, इस पे क्या कर रही थी, वो एक्सप्लोरेशन कर रही थी या रिसर्च वगैरह कर रही थी। कौन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, ये एक्सप्लोर कर रही थी। और उसको कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे ऑयल वगैरह या क्रूड ऑयल कह लीजिए आप, वो फाउंड हुआ यहाँ पे। और जो वो क्रूड ऑयल वगैरह फाउंड हुआ, वो कहाँ फाउंड हुआ, वो उसको फाउंड हुआ बलिया के एक गांव में, जो कि बलिया से ही कुछ दूरी पे स्थित है। उसका नाम है सागरपल्ली गांव। उस सागरपल्ली गांव में एक जो फैमिली है, उस फैमिली के फार्म लैंड पर ये चीज़ फाउंड हुई। तो जो वो फैमिली है, अभी हम उस फैमिली के ऊपर भी चलेंगे कि वो फैमिली बेसिकली उस फैमिली का नाम क्या है, वो किन से बिलोंग करते हैं। राइट, तो सबसे पहले उस फैमिली के बारे में जान लेते हैं कि जिसके भी फार्म लैंड है, जिसके भी खेतों पे ये क्रूड ऑयल रिजर्व पाया गया है। राइट, आपको सारी चीज़ें मैं पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। तो यहाँ पे जो फैमिली है, उस फैमिली का जो फैमिली है, वो फैमिली किन से बिलोंग करती है, वो करती है चित्तू पांडे से।
जिनको बेसिकली टाइगर ऑफ बलिया भी कहा जाता है। और वो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई सारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह चलाए गए, तो उसमें इनका एक मेजर रोल था। किनका? चित्तूर पांडे का, राइट। तो जो ये पांडे साहब है, या जो ये फ्रीडम फाइटर में, फ्रीडम मूवमेंट में इनका ऐसा बहुत ज़्यादा रोल था। कहाँ पे? इन बलिया के आसपास के क्षेत्रों में। और उनको लोग कहते थे, जो इनका ऐसा नेम था, वो जाना जाते थे ये टाइगर ऑफ बलिया के नाम से। कौन? जो ये पांडे साहब हैं ये। तो इन्हीं के ही एंसेस्टर हैं, या इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, जिनके लैंड पे ये क्रूड ऑयल रिजर्व वगैरह फाउंड हुआ है यहाँ पे। तो जो ये क्रूड ऑयल रिजर्व वगैरह वहाँ पे फाउंड हुआ है, जिस भी फैमिली के जो ओनर है उनके पास, तो जो ONGC है उसने क्या किया, इनको आश्वासन दिया, या इनको बेसिकली अनाउंस किया ONGC ने कि जो इनके लैंड के ऊपर ये क्रूड ऑयल रिजर्व वगैरह फाउंड हुआ है, तो इसके लिए जो ONGC है वो लगभग इनका जो यहाँ पे फार्म लैंड है वो 6.5 एकड़्स के आसपास है, राइट। तो ये 6.5 एकड़्स की लैंड के ऊपर ONGC इनको हर साल मान लेती है 12th मंथ में पे करेगा। मान लेते हर एक साल में 10 लाख रुपए के आसपास पे करेगा। कौन? ONGC इनको, इनके लैंड के ऊपर। इनकी जो लैंड है ये 6.5 एकड़्स की, इसको ONGC ने एज अ लीज पे लिया है। कितने दिनों के लिए? 3 सालों के लिए यहाँ पे, कि वो यहाँ पे बेसिकली जो ड्रिलिंग वगैरह है, या जो ऑयल वगैरह एक्सप्लोर करने का, और ज़्यादा जो उसकी कितना डीप वगैरह ऑयल है उसको एस्टिमेटेड जानकारी वगैरह वो प्राप्त कर सके, और ऑयल को एक्सप्लोर कर सके, या ऑयल को इनरिच कर सके। कौन? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ONGC है उसने ये चीज़ भी बताई यहाँ पे, जो एस्टिमेटेड बेसिस पे है, कि जो ये ऑयल है ये कितने नीचे है हमारी अर्थ से, या हमारी धरती से ये कितने नीचे है। तो जो ONGC है उसने बताया कि 3000 मीटर्स नीचे है क्या ऑयल, जो यहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व पाया गया है यहाँ पे, वो हमारी धरती से लगभग 3000 मीटर नीचे है। लगभग आप इन द टर्म्स, शॉर्टर टर्म्स कह लीजिए 3 किलोमीटर नीचे है ना। 3 किलोमीटर नीचे की साइड क्या है, जो क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड हुआ है बलिया में, वो पाया गया है। तो ये बहुत नीचे है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये इतने नीचे है, तो इसके लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होंगे, या जो भी इसको इनरिच करने के लिए जो भी मशीन्स वगैरह हो गए, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, टेक्निकल्स हार्डवेयर्स वगैरह हो गया, टेक्निकल मशीन्स वगैरह हो गई, वो बहुत ही एडवांस लेवल की यहाँ पे यूज़ होंगी। और जो ONGC है वो इन सब चीज़ों को यूज़ भी करेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो पूरी की पूरी हेडलाइन है, या पूरी की पूरी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ये आपको समझ आई होंगी। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है क्रूड ऑयल की, इसका इम्पैक्ट वहाँ के लोकल्स इन्वायरमेंट पे या लोकल आउटलेट पे क्या पड़ेगा, मान लेते हैं ना। तो इम्पैक्ट पे हम आते हैं कि एक्चुअली वहाँ के आसपास के लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, वहाँ के आसपास के लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और सागरपल्ली गाँव में जहाँ ये रिजर्व वगैरह फाउंड हुआ है, वहाँ पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो चीज़ जो उसके जिस भी खेत के आसपास, ये जिस भी खेत में ये ऑयल रिजर्व पाया गया है, जो कि पांडे साहब का एंसेस्टर्स का खेत है, तो उन खेत के आसपास जितने भी लैंड वगैरह अटैच होगी, या जितने भी खेत वगैरह या फार्म लैंड वगैरह अटैच होगी उस लैंड से जहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह रिजर्व वगैरह पाया गया है, तो उनके प्राइस अब ऑटोमेटिक अब सर्च करेंगे, या बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे मैसिव डिस्कवरी हुई है, किसकी? क्रूड ऑयल की। यहाँ पे मेजर डिस्कवरी हुई है, जो आपको इस आर्टिकल में भी नज़र आ रहा होगा, MSN के आर्टिकल में। कहाँ पे? बलिया के एक छोटे से गांव सागरपल्ली में। तो अब इसका पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो आसपास की जो ज़मीन वगैरह है उनके दाम वगैरह बढ़ेंगे, तो इसका फ़ायदा वहाँ के लोकल्स को होगा। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल लोग हैं वहाँ पे, उनको इसका पूरी तरीके से फ़ायदा होगा। जो यहाँ पे सेकंड वन यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे अब क्या होगा, जब ONGC यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह करेगी, क्या किसको? ऑयल वगैरह को, क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करेगी, जो कि धरती से 3000 मीटर्स के आसपास नीचे है, यानी कि 3 किलोमीटर की नीचे पाया गया है क्या? क्रूड ऑयल रिजर्व। वहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व पाया गया है। तो ONGC क्या करेगी, जब इसको एक्सप्लोर करेगी तो वो वहाँ से लोगों को भी हायर करेगी, या वर्कर्स वगैरह को, स्किल्ड वर्कर हो गए, नॉन स्किल्ड वर्कर्स हो गए, हर तरीके के वर्कर्स को यहाँ पे वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिया जाएगा। किसकी तरफ से? ONGC की तरफ से। ONGC यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह या रोजगार वगैरह देगा, किसको? जो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उन सबको, राइट।
तो इससे होगा क्या कि वहाँ की इकोनॉमी वगैरह में या वहाँ के लोगों वगैरह की जो लाइवलीहुड है या वहाँ के रहने का तौर तरीका बदलेगा और लोगों के पास पैसा वगैरह भी आएगा, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी अब, राइट। तो दूसरा ये पॉइंट है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा तेज़ी से, जो ये एक्सप्लोरेशन वगैरह हुई है जो ये मेजर डिस्कवरी वगैरह हुई है इसकी वजह से। जो यहाँ पे थर्ड है इम्पैक्ट है, वहाँ पे ये पड़ेगा थर्ड इम्पैक्ट कि अब वहाँ पे होगा क्या कि जो डेवलपमेंट है बलिया में, जो कि जहाँ पे ये सागरपल्ली विलेज है, यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड वगैरह हो गई है ना, सड़क वगैरह वहाँ पे अगर ख़राब होगी तो वो सड़क वगैरह से कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर वहाँ मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल रिजर्व वहाँ पे पूरी तरीके से वायबल हो जाता है निकालने के लिए, किसके लिए, ओएनजीसी मान लेते हैं वायबल हो जाता है कि कमर्शियल बेसिस पे फ़ायदेमंद है वहाँ से क्रूड ऑयल निकालना, राइट। तो होगा क्या कि जो वो क्रूड ऑयल निकाला जाएगा तो वो पूरे भारत में उसको सर्कुलेट भी तो किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सिर्फ बलिया के लोग ही उसको यूज़ करेंगे या जो उत्तर प्रदेश है सिर्फ वही उसको यूज़ करेगा। वो चीज़ फिर पूरे भारत को एज अ बेनिफिट पहुंचाएगी। तो उसके लिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाएगी, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के आप कैसे किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ कर पाओगे, राइट। और यहाँ तो मैसिव टन्स ऑफ क्रूड ऑयल्स की बात हो रही है, तो वो कैसे जाएंगे आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो रोडवेज से भी जाएंगे तो टैंकर्स वगैरह से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़, यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों तरीके से होगा। अगर यहाँ पे ऑयल डिस्कवरी वगैरह पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाती है ओएनजीसी के द्वारा कि ये वायबल होगा या जो पूरी तरीके से वायबल होगा, इसको ऑयल को इनरिच करना कहाँ से, धरती के नीचे से, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रोड वगैरह है या जो रेलवेज वगैरह है इसको भी डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे, जो बलिया है वहाँ पे, और जो सागरपल्ली विलेज है डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी वहाँ तक की जाएगी बहुत अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड बढ़ना, इस जो ये ऑयल रिच न्यूज़ है या जो ये न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल रिजर्व की, इससे इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट वगैरह है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा। कहाँ पे, सागरपल्ली विलेज में, जो कि बलिया में पाया गया है या बलिया के आसपास है, राइट। तो जो यहाँ पे फोर्थ इम्पैक्ट आएगा, वो फोर्थ इम्पैक्ट ये आएगा कि वहाँ पे जो लोग वगैरह हैं या वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पे पूरी तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा होगा। किस चीज़ का, और अभी एक चीज़ का फ़ायदा कैसे होगा, अब मान लेते हैं वहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह फाउंड होता है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि वो इकोनॉमिकली वाइबल हो जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज आप सबने देखी होगी, जो केमिकल्स वगैरह की इंडस्ट्री होती है, तो वो एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करती है, जैसे पेंट हो गया, पेंट इंडस्ट्रीज हो गई या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनमें क्रूड ऑयल की एक मेजर भूमिका होती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल एक एज आप रॉ मटेरियल मान सकते हैं किनका, पेट्रोकेमिकल्स का। और जो पेंट्स वगैरह होती हैं, जो पेंट्स के कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, नेरोलेक पेंट हो गया, बर्जर पेंट्स वगैरह हो गए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो नामी कंपनीज हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, ऐसा क्रूड ऑयल है। तो ये वहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया जा सकता है। कहाँ पे, बलिया के आसपास ही, क्योंकि जहाँ से आप खुद सोचिए कि जहाँ से कनेक्टिविटी और जहाँ से बहुत बड़ी ही आसानी से क्रूड ऑयल वगैरह मिल जाए, तो वहीं पे ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह होगी कहीं और दूसरी जगह लगाने की, वो उससे कम पड़ेगी, राइट। तो उससे होगा क्या कि वहाँ पे सेटअप की जा सकती हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह, जिससे वहाँ के लोकल आउटलेट या लोकल लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे जो इकोनॉमी वगैरह है वो आने वाले सालों में एकदम से बढ़ सकती है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। और कई सारे लोगों का जो इम्पैक्ट, जहाँ पे जो इम्पैक्ट वगैरह है वो इस तरीके से वहाँ के लोकल्स आउटलेट पे पड़ेगा। अब तो अब हमने जान लिया कि वहाँ के जो लोकल्स हैं या जो वहाँ के आसपास के लोग हैं या आसपास की वहाँ पे लैंड है, आसपास के एरियाज हैं, उन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है या जो इसका प्रभाव है वो हमारे नेशनल लेवल पे कैसे पड़ेगा। नेशनल लेवल यानी कि हमारे ऑल ओवर द भारत, मान ली ऑल ओवर इंडिया, हमारे भारत देश पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे भारत पर। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा भारत पे कि एक तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर ये ऑयल डिस्कवरी वगैरह बहुत ज़्यादा वायबल हो जाती है, इसको एनरिच करना, तो होगा क्या कि जो सिक्योरिटीज़ या एनर्जी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उसमें भारत का एक अच्छा रोल हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसे कि भारत बहुत ज़्यादा निगोशिएट कर सकता है उन सारी कंट्रीज से जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, कि अगर आप हमें ऑयल वगैरह नहीं देंगे तो हमारे पास खुद इतनी पर्याप्तता है कि जिससे हम अपना ऑयल वगैरह अपनी ही कंट्री से इनरिच करके
जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम चला सकेंगे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत का जो दबदबा है वो बढ़ेगा कहाँ पे, जो एज अ एनर्जी सिक्योरिटी आप कह लीजिए, एज अ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में, कि वो उनसे पूरी तरीके से या ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकेगा, निगोशिएट वगैरह कर सकेगा। किसके लिए, जो वो हम ऑयल्स वगैरह खरीदते हैं या उनसे हम ऑयल वगैरह को परचेज करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया या और भी सारी कंट्रीज़ हो गई उनसे। तो इससे क्या हुआ कि भारत का दबदबा बढ़ेगा कहाँ पे, एनर्जी जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनसे निगोशिएशन करने में। और जो यहाँ पे सेकंड इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे वो ये पड़ेगा कि जो हमारी, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह इनरिच करना बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायबल हो जाता है, तो यहाँ पे होगा ये कि जो हमारी भारत सरकार को यहाँ पे ऐसा रॉयल्टी वगैरह लगाएगी इसके ऊपर, है ना, टैक्सेस वगैरह लगाएगी। तो इससे होगा क्या कि भारत सरकार की जो कमाई है भैया, जो भारत सरकार है उसकी जो ऐसा टैक्स कलेक्शन वगैरह है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स वगैरह समझ आ रहे होंगे। जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि जो हमारी लोकल कंपनीज़ हो गई या नेशनल कंपनीज़ हो गई, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, और रिफाइनरीज कंपनीज़ हैं जैसे कि भारत पेट्रोलियम है या IOCL है, और प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, राइट। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स में यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि क्या करते हैं कि ऑयल्स वगैरह को रिफाइंड करके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो इससे होगा क्या कि इनकी भी जो कमाई वगैरह है उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे पूरी तरीके से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती नज़र आएगी इस सब चीज़ों से। क्योंकि आप खुद देखिए ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स ही जो ऑल ओवर द इकोनॉमी है फॉर द कंट्रीज़ उसको इम्पैक्ट करते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि आपने अभी कुछ टाइम पहले एक और न्यूज़ देखी होगी कि जो चाइना है उसके एक प्रोविंस में या उसके एक राज्य में जो वहाँ की रिसर्च टीम थी, या वहाँ पे भी जो कोई भी रिसर्च एजेंसीज वगैरह थी, उनने क्या किया, उनने एक्सप्लोर किया या उनने डिस्कवर किया क्या, गोल्ड रिजर्व को। गोल्ड रिजर्व का मतलब वहाँ पे गोल्ड पाया गया, कहाँ पे, चाइना में। आप सबने ये चीज़ देखी होगी, अब से लगभग 6-7 महीने पहले की न्यूज़ है ये, या 4-5 महीने पहले की, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी कि वहाँ पे चाइना की प्रोविंस में गोल्ड रिजर्व वगैरह पाए गए, जिससे क्या हुआ कि चाइना को इसका पूरी तरीके से लाभ होगा, राइट। क्योंकि गोल्ड एक फिजिबल एसेट है, राइट। गोल्ड एक स्टेबल एसेट की तरह है कि वो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को उस पर इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो भले ही धीमे धीमे आगे बढ़ेगा लेकिन वो आगे ही बढ़ेगा, राइट। और सारे एसेट क्लास की तरह वो डिप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि वो उसको ट्रेडिशनल मान्यता वगैरह है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि वो आज से नहीं, वो पिछले अगर देखा जाए तो पिछले कई सौ सालों से गोल्ड को ऐसा एसेट माना गया है, स्टेबल एसेट माना गया है। और बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो गई वो क्या करती हैं, वो गोल्ड वगैरह की रिजर्व वगैरह भी रखे हुए हैं, जैसे चाइना हो गया, US हो गया, इंडिया भी हमारा उसमें शामिल है। तो आई होप कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो एक्चुअली में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो फैमिलीज़ है जिसके फार्म लैंड पर ये पाया गया है, तो उनका यहाँ पे बेसिकली क्या यहाँ पे सेंटिमेंट वगैरह है, या यहाँ से किस तरीके से वो किन से बिलोंग करते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो चित्तौड़ पांडे हैं, जो कि जिनको टाइगर ऑफ बलिया भी बोला जाता है, उनके एंसेस्टर्स हैं। वो जो भी फैमिली है वो किसकी एंसेस्टर है, चित्तौड़ पांडे की एंसेस्टर है वहाँ पे। तो जो चित्तौड़ पांडे हैं इनको बेसिकली टाइगर ऑफ बलिया भी कहा जाता है। कहाँ पे, वहाँ पे ही जो इनके लोकल्स बोलते हैं इनको टाइगर ऑफ बलिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट था या जो हमारी आज़ादी वगैरह हमें लेनी थी किनसे, अंग्रेज़ों से, उनमें इन्हें बढ़ चढ़ के रोल निभाया, किन्ने, चित्तौड़ पांडे में। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ जाती है कि मान लेते हैं ऐसे लोगों के लैंड पर ये क्रूड ऑयल वगैरह डिस्कवर हुआ है, तो इससे होगा क्या कि इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा उनकी फैमिली के ऊपर, या एक ऑल ओवर द लोकल वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। आई होप कि ये पॉइंट आपको मेरा समझ आया हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा भारत है वो एक्चुअली में कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट वगैरह करता है किसी कंट्री से या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 85 से लेके 90% के आसपास हम ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो गई, कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्री हैं जैसे वेनेजुएला है, अभी तक हम उससे भी ऑयल वगैरह परचेज वगैरह करते थे, और रसिया हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आपको एक स्टैटिक्स यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मेजर 3 प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह कंज्यूम करते हैं उसमें हमारा भारत देश भी यहाँ पे शामिल है।
जो पहले नंबर पे है वो है यूएस। यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह परचेज करता है या जिसको सबसे ज़्यादा खपत वगैरह होती है ऑयल की, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ऑब्वियसली चाइना आता है। चाइना यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह को परचेज करता है या ऑयल वगैरह इंपोर्ट करवाता है खुद के देश में। और जो यहाँ पे थर्ड है, वो उसके बाद आता है चाइना के बाद, वो है हमारा प्यारा भारत, जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह को परचेज करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स इन थर्ड नंबर, राइट। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, कि वो जो ऑयल है उसको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह करता है, या हमारी इतनी ज़्यादा खपत है ऑयल को लेके कि हमारे यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑयल रिजर्व वगैरह नहीं है, तो हमको इस वजह से डिपेंडेंट भी रहना है किन के ऊपर, जो कि वहाँ की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, रसिया हो गया, या वेनेजुएला वगैरह हो गए। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। और अगर हम देखें अभी तक कि मेजरली जो ऑयल है उसको एक स्टेबल एसेट भी माना गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कई सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे दुबई हो गया, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गए, और उसके आसपास जैसे यमन वगैरह है, तो इन सब के पास जैसे ही रिजर्व वगैरह फाउंड हुए, तो इन सारी कंट्रीज ने तेल बेच के ही अपनी इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप दुबई को देखें तो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वहाँ पे बहुत सारे वंडर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वहाँ पे बुर्ज खलीफा हो गया, राइट। तो वो जो वंडर्स वगैरह हैं वो कैसे आए उसके पास, वो ऐसे ही आए ना कि उनके वहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह पाया गया, या क्रूड ऑयल रिजर्व वगैरह पाया गया इतने ज़्यादा मात्रा में कि उन्होंने तेल बेच के ही क्या किया, पैसे वगैरह कमाए। किन्होंने, जो वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन सब ने। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी, और क्या वहाँ पे वंडर्स वगैरह हैं या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें तो आप आए दिन देखते ही रहते होंगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलप्ड होता रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा या एडवांस वे में, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स वगैरह हैं ये समझ आए होंगे। और ये जो वीडियो थी जो मुझे आप सबके साथ यहाँ पे इसको, जो ये आप सबको न्यूज़ आउटलेट यहाँ पे दिख रहा है MSN, इसका जो आर्टिकल है मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व डिस्कवर्ड इन बलिया, इसको लेके कुछ चीज़ें थी जो स्टैटिक फैक्ट वगैरह थे, या आप सबको मुझे बताने थे कि ये चीज़ कहाँ पे कितनी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है ये ऐसा, कि जो एक्सपर्ट है उनका कहना ये है इस सब चीज़ों को लेके, कि यहाँ पे जो हमने एक्सप्लोर वगैरह किया हुआ है, या जो हमारी एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ हैं, जैसे ONGC हो गया, या कई सारी कंपनीज़ हैं, उनको भारत सरकार कम जो उनका रिसर्च बजट है, या जो एक्सप्लोर करने का बजट है, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ, देख लीजिए अब चाइना या US। क्योंकि चाइना ने क्या किया, चाइना ने भर के उसके पास पैसा भी है, राइट। तो उसने भर के क्या किया, जो रिसर्च एजेंसीज़ हैं उनको भर के पैसा वगैरह भी एलोकेट किया कि आप रिसर्च करिए लैंड की, कि लैंड के नीचे एक्चुअली में है क्या, लैंड के नीचे किस टाइप के रिजर्व है वहाँ पे, चाहे वो किसी भी टाइप के रिजर्व हो। तो अगर आप उस चीज़ में पैसा खर्च करते हैं, मान लेते हैं रिसर्च वगैरह में, एक्सप्लोर वगैरह में, तो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में आप ही को होता है, राइट। क्योंकि अगर आप खुद देखिए कि अगर ONGC यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह नहीं कर रही होती यहाँ पे गंगा बेसिन के आसपास, तो क्या हमें इस चीज़ का जो प्रभाव वगैरह है, या जो हमें ये क्रूड ऑयल रिजर्व अभी फाउंड हुआ है बलिया के आसपास सागरपल्ली गांव में, ये हमें फाउंड हो पाता, कभी भी ये फाउंड नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का भी हमारी भारत सरकार को पूरी तरीके से देखना चाहिए कि जो हमारी रिसर्च कंपनीज़ हैं, या जो एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ हैं, जो कि क्या करती हैं, धरती के नीचे क्या है, या मतलब किस टाइप के मिनरल्स वगैरह हैं, किस टाइप के मेटल्स वगैरह हैं, किस टाइप के रिजर्व वगैरह हैं, उसको फाउंड करें। और इससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा किसको होगा, हमारी भारत सरकार को होगा, और हमारी देश की इकोनॉमी को होगा, राइट। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो हमारी भारत सरकार है उसको कहीं कुछ और जगह पे भी एक्सप्लोर वगैरह करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो अंडमान सी हो गया, वहाँ पे भी भारत सरकार को जो एक्सप्लोर वगैरह है, या जो रिसर्च वगैरह है वो करनी चाहिए अंडमान सी में। और जो यहाँ पे महानदी बेसिन हो गया, जैसे मैंने अभी आपको गंगा बेसिन बताया, ऐसी हमारी एक नदी है महानदी, तो उसका भी जो बेसिन है वहाँ पे भी एक्सप्लोर करना चाहिए भारत सरकार को। और जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे बताया गया, वो बताया गया केला कोंडकान बेसिन। जो यहाँ पे केला कोंडकान बेसिन है, या जो आप कह लीजिए सी नहीं, बेसिन ही आप कहना, क्योंकि केला कोंडकान बेसिन है, यहाँ पे भी आपको जो ऑयल वगैरह है उसके मिलने के चांसेस, या जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह है उसके मिलने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। लगभग जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो 22 बिलियन बैरल, आप समझिए कितना ज़्यादा है, 22 बिलियन बैरल
यहाँ पे रिजर्व वगैरह मिल सकता है। किसको? हम सबको, अगर हम यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से छानबीन करें, अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। कहाँ पे? अंडमान सी हो गया, महानदी बेसिन हो गया और केरला कोंडकान बेसिन वगैरह, इन सब पे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे समझ आया होगा। और जो इसके डिसएडवांटेज है वो भी हम आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते, क्योंकि एडवांटेज वगैरह तो सभी बताते हैं, राइट। मैं आपको डिसएडवांटेज वगैरह भी, आज के जो चैलेंजेस वगैरह हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं जो ONGC है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाली है अभी, राइट। तो अगर वो इस चीज़ को ड्रिल वगैरह करेगी तो उसमें होगा क्या? उसमें ड्रिल में कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि जो वहाँ पे लगभग पर दिन 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ होगा। कहाँ पे? जब ये ड्रिलिंग वगैरह होगी, किसके द्वारा? ONGC के वगैरह। ONGC कंपनी यहाँ पे ड्रिल करेगी, जब उस ऑयल वगैरह को इनरिच करने की कोशिश करेगी। कहाँ से? नीचे से, राइट। जब वहाँ पे ड्रिल वगैरह होगा या खुदाई वगैरह होगी तो वहाँ पे जो यूज़ होने वाला वाटर है वो कितना है? 25,000 लीटर पर डे। आपको सोच के देखिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है, जो वहाँ पे क्रिटिक्स हैं या जो चैलेंजर्स हैं उनका कहना ये है कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो वहाँ की वाटर टेबल है, वाटर टेबल आप समझ रहे हो, वाटर टेबल का मतलब ये कि ऑल ओवर द उस एरिया के आसपास कितने नीचे ज़मीन के कितने नीचे खुदाई करने पे पानी वगैरह एक्सप्लोड होता है, यानी पानी वगैरह की जो सप्लाई वगैरह है वो मिल जाया करती है। कहाँ पे? उस एरिया में जहाँ पे ये एक्सप्लोरिंग वगैरह हो रही है, सागरपल्ली गांव बलिया के आसपास, राइट। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप 25,000 लीटर के आसपास ऑयल वगैरह जो ड्रिलिंग वगैरह करोगे, उसमें पानी वगैरह यूज़ करोगे, तो इससे होगा ये कि वो उसकी जो वाटर लेवल है या जो वाटर सप्लाई है उस रीजन की, उस रीजन पे जो वाटर लेवल है वो भी कम हो सकता है, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी कहाँ से उठाओगे पानी आप उठाओगे गंगा नदी से, राइट। गंगा नदी से आप पानी उठाओगे और आप हो सकता है आप थोड़ा बहुत बोरिंग वगैरह करके नीचे से भी पानी को एक्सप्लोर करो, है ना, जो यहाँ पे यूज़ होगा किसके द्वारा? ONGC के द्वारा। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बताया गया वो ये बताया गया कि मान लेते हैं कि आपको ऑयल वगैरह आपने एक्सप्लोर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे स्पॉइलिंग की भी दिक्कत है। स्पॉइल की दिक्कत ऐसे कि आप सबने देखा होगा कि जब ऑयल वगैरह एक्सप्लोर होता है तो जो ऑयल रहता है, जैसे जब पानी वगैरह भी, जब आप सबके घर में भी जब कोई बोरिंग मशीन्स वगैरह आती हैं तो जब पानी वगैरह निकलता है नीचे से तो पानी एकदम से ऊपर आता है, राइट। एकदम से ऊपर आता है पानी, और जो आपका एरिया ऑफ लैंड है उसको पूरी तरीके से बताता है कि यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम कहते हैं स्पॉइल होना का मतलब ये कि मान लेते हैं नीचे की लैंड से आपको पता चल गया कि वहाँ पे जो ऑयल है वो जो ऑयल है जब वो ऊपर आएगा तो वो ऊपर सब जगह फैल जाएगा, जब वहाँ पे इनरिच वगैरह किया जाएगा या एक्सप्लोर किया जाएगा। तो होगा क्या कि उससे जो आसपास की लैंड वगैरह है जो कि उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है लैंड जहाँ पे खेती वगैरह होती है, तो उस लैंड के ऊपर भी इसका प्रभाव वगैरह नेगेटिव पड़ सकता है। और जो गंगा है वो भी पॉल्यूट हो सकती है इन सब चीज़ों से। जो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो इस चीज़ का ये है कि जो स्पॉइल वगैरह होगा, जब ऑयल वगैरह इनरिच किया जाएगा तो उससे होगा क्या कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। जो यहाँ पे क्रिटिक्स हैं या जो चैलेंजर्स हैं इस चीज़ के, वो इस सब का कहना बता रहे हैं। जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ अभी यहाँ पे ये है कि जो 3,000 मीटर है वो कोई नैरो तो है नहीं या बहुत ज़्यादा ऊपर तो है नहीं हमारी धरती के, कि बिल्कुल आप थोड़ा बहुत खोद दो और आपको ऑयल वगैरह इनरिच हो जाएगा। ये बहुत नीचे है, लगभग देखा जाए तो 3 किलोमीटर नीचे आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे खुदाई वगैरह करते हो तो यहाँ पे जब आप ड्रिलिंग वगैरह करोगे तो यहाँ का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट वगैरह है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप सबने एक टर्म सुना होगा, बहुत ज़्यादा ये दिल्ली की न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, PM 2.5, यानी कि पर्टिकुलर मेरिट यहाँ पे 3.5, राइट, PM 3.5। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये 2.5, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये आपकी नाक वगैरह हो गए, आपकी लंग्स वगैरह को इफेक्ट करते हैं। अगर मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको करेक्ट नहीं बताई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म पूरी तरीके से अभी याद नहीं है किसकी, PM 2.5 की। जैसे ही अगर मुझे इस वीडियो के दौरान ही याद आती है तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, राइट, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जो PM 2.5 है इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा अगर ये यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह होगी इस चीज़ की, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो लंग्स को सीधे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं वहाँ के लोकल्स को। क्योंकि अब ये चीज़ जब होगी
तो वहाँ पे जो लोकल्स वगैरह हैं उनकी तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे लाइवलीहुड वगैरह बंद हो जाएगी या गवर्नमेंट उनसे कह देगी कि आप एरिया को खाली करो, यहाँ पे हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर वगैरह करेंगे। जो आसपास का एरिया है उसको इससे पॉल्यूशन वगैरह भी झेलना पड़ेगा, और वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ से बीमारियाँ वगैरह भी हो सकती है, किसकी, लंग्स की, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब आपके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे रहते हैं। अगर आपको मैं इन कंपैरिजन ऑफ बताऊं कि जो हमारा बाल होते हैं या हमारे सर के ऊपर जो बाल हैं उनसे भी ये कई गुना छोटे होते हैं। ये पार्टिकल जो PM 2.5 है, ये इतने छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि जो हमारे बाल है उसकी साइज से भी कई गुना छोटे छोटे रहते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ये धीरे धीरे जमा होते के हमारे लंग्स वगैरह को इफेक्ट करते हैं और इससे लंग कैंसर्स वगैरह होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो थर्ड पॉइंट है या जो ये थर्ड चैलेंज है ये भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा। और आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है, जो अंडरस्टैंडिंग वगैरह है जो कि मेरे द्वारा आप सबको दी गई है, ये आपको समझ आई होगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। तो आप सबसे मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो एक्सप्लोरेशन वगैरह हुई है कहाँ पे, सागरपल्ली गांव में, बलिया में, तो आप सबको ये जान के क्या हुआ, आप सबका यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह क्या है, आप भी एक्साइटेड हैं क्या मेरी तरह? क्योंकि ये चीज़ सीधे तरीके से हमारे इंडिया को ही प्रभाव करेगी। अगर यहाँ पे ऑयल वगैरह इनरिच होता है तो हमारा इंडिया इसका, मान लेते हैं, इसके भागीदार हम सब लोग होंगे, इसको यूज़ सब लोग करेंगे, राइट। तो इससे हम ही सब लोगों को पूरी तरीके से फ़ायदा है। तो आई होप कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।